सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं इस लेक्चर में। और जैसे कि आप सबको पता है कि ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 और 22 में, वो हमारा जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख लेना। और इससे पहले हम इकोनॉमी की जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं और जो भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ कंप्लीट करवा चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। और अभी जो हमारी चल रही है पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है PYQ की और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन मिस कर रहे हैं। आप प्लीज़ जाके उसे भी देखिए, ठीक है। और हमने अभी अभी जो MPPCS का एग्ज़ाम हुआ है उसकी भी एनालिसिस डाली हुई है। अगर आपने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है तो जाके प्लीज़ MPPCS वाली आप आंसर की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर पे, जो कि हम 51st क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और टोटल जो ज्योग्राफी में हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम 400 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चन जो हमें लग रहे हैं इस बार आ सकते हैं, तो हम वो वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म रिवर रेजिम। कौन सी टर्म जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करती है रिवर रेजिम को। रिवर रेजिम क्या होता है? तो रिवर रेजिम होता है पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर। एक साल में रिवर का पैटर्न कैसे फ्लो करता है उसको बोलते हैं रिवर रेजिम, उसको बोलते हैं रिवर रेजिम। और जैसे कि इस स्टेटमेंट में लिख रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ डिवाइडिंग एरिया बिटवीन टू रिवर्स। डिवाइडिंग एरिया बिटवीन टू ईयर्स को बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको? ड्रेनेज डिवाइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? डॉब, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज रेज्ड लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय अ रिवर नियर इट्स बैंक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जो रिवर बनाती है अपनी बैंक्स के पास ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के डिपोजिट करने के कारण। उसको बोलते हैं रिवर डेल्टा। उसको क्या बोलते हैं? रिवर डेल्टा, ठीक है। डी स्टेटमेंट है, इट रेफर्स टू द ओरिजिनेशन और सोर्स ऑफ अ रिवर। ओरिजिनेशन और सोर्स ऑफ अ रिवर को दूसरा क्या कहते हैं? हेड वाटर्स भी कहते हैं। हेड वाटर्स भी कहते हैं किसी चीज़ का, जब रिवर का ओरिजिनेशन होता है जहाँ से, या उसका जो सोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेड वाटर्स बोलते हैं। ओके, आपको चारों स्टेटमेंट समझ में आ गई और आपको ये भी समझ में आ गया कि रिवर रिजीम क्या होता है। जो भी पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है किसी भी रिवर चैनल में एक साल में, उसको क्या बोलते हैं हम? रिवर रिजीम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। रिसेंटली द लोनार लेक इन महाराष्ट्र अंडरवेंट ए चेंज इन कलर टू पिंक, ठीक है। ये चीज़ तो सबने सुनी होगी कि महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है वो उसका कलर पिंक हो गया है। और ये भी सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि उसका कलर चेंज क्यों हुआ है, ठीक है। तो अब हम देख लें कि इसका कलर चेंज क्यों हुआ है। ए, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय क्रैब स्पीसीज। सेकंड, इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैरिड बाय रिवर्स। ऐसा हो सकता है, लग सकता है। सी, केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यू टू मिटियोर डस्ट फॉलिंग इनटू द लेक। कैसा हो सकता है? डी, चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ एल्गी। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो जो लोनार लेक का जो रीज़न था उसका कलर चेंज करने का, वो माना जा रहा है कि चेंज इन बिहेवियर ऑफ एल्गी। एल्गी के बिहेवियर में चेंज हो गया, वहाँ पे जो है एल्गल ब्लूम बन गए हैं। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि एल्गल ब्लूम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितना टेम्परेचर उनको सही लगता है थ्राइव करने के लिए, ठीक है। ये रीज़न भी लगता है। और एक और रीज़न बताया जा रहा था कि सैलिनिटी, कि शायद उस लेक की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, चेंज हो गई है और एक एल्गल ब्लूम उसमें हो गए हैं, जिसके कारण इस जो लुनार लेक का जो कलर है वो पिंक में चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। और जैसा कि आपको पता होगा, जो ये लुनार लेक है इसको लुनार क्रेटर भी कहते हैं। लुनार लेक को क्या बोलते हैं? लुनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। लुनार क्रेटर, ठीक है। और क्या है ये लुनार क्रेटर या लुनार लेक? क्या है? नेशनल जियो हेरिटेज, नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट, जो कि 1979 में था, दिया गया था जिसको ये, ठीक है। और ये किसके कारण बना है, कब बना है? जो ऐसा माना जा रहा है कि जो लुनार लेक की जो क्रिएशन है या जो बना है, ये बना है प्लिस्टोसीन पीरियड में। प्लिस्टोसीन पीरियड में ये कैसे बना है? बना है मिटियोराइट कोलिजन से। कैसे बना है? मिटियोराइट, शायद कोई कोलाइड किया अर्थ को आके और तब ये बना है। मिटियोराइट कोलिजन से ये बना है, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है। तो प्लिस्टोसीन पीरियड में बना है, मिटियोराइट कोलिजन के कारण बना है। अभी इसका वाटर चेंज हो रहा है और नेशनल जियो हेरिटेज मूवमेंट में इसको इंक्लूड किया गया 1979 में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। G7 इज ए फॉर्म ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। ये याद रखना, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज, ये इसमें सही स्टेटमेंट दे रखे। विच आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस फॉर्म। G7 कंट्रीज में
कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। लास्ट लेक्चर में भी ये बड़े ही अच्छे से करवाया गया है कि G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती हैं, फेमस कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया एंड इटली हो गया। एशिया से केवल एक ही कंट्री है, वो है जापान, ठीक है। यूरोप से ये सारी हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। एक यूके है और नॉर्थ अमेरिका से ये 2 हैं, साउथ अमेरिका से कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। 7 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 हो गई हैं, ठीक है। तो ये है G7 कंट्रीज़ का फॉर्म। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री नहीं है। इंडिया G7 में नहीं है, पहली बात तो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है। अगर आप ऐसे ही देख लोगे डेवलप्ड कंट्रीज़, इंडिया और चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट करते हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ तो होगा ही नहीं। अगर फर्स्ट नहीं है, फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो क्या आंसर आ जाता है बी। 53 का आंसर क्या आ जाता है हमारा बी। क्या आपको समझ में आ गया? आपको ये भी पता है कि इंडिया उसका पार्ट नहीं है। अगर आपको कंट्रीज़ के नाम नहीं पता है, आपको ये भी पता, आपने पढ़ लिया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला है, तो इंडिया और चाइना तो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते ही नहीं है, ठीक है। तो भी आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ओशन करंट्स का जो मूवमेंट है वो किस किस से इन्फ्लुएंस होता है, तो देख लेते हैं किस किस से इन्फ्लुएंस होता है। मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड्स से क्या होता है? यस, मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड्स भी अफेक्ट करती हैं ओशन करंट्स को। सेकंड है सैलिनिटी ऑफ ओशन, यस, सैलिनिटी ऑफ ओशन भी जो है वो ओशन करंट्स को फ्लो को मतलब के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड है ये अर्थ रोटेशन, यस, कोरियोलिस फोर्स, ये जो साइक्लोन वाइक्लोन बनते हैं ये भी डायरेक्शन, जैसे कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड में मूव कर देती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देती है। लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, यस, ये भी अफेक्ट करता है। ग्रेविटी, यस, ये भी अफेक्ट करती है। तो जितने भी स्टेटमेंट है सारी ही जो है वो हमारे ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है ओशंस में, ठीक है। तो हमें कुछ स्टेटमेंट के आंसर देने हैं। फर्स्ट, द हाईएस्ट सरफेस ओशनिक टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। जो हाईएस्ट जो टेम्परेचर है ओशंस का वो जो है वो हमारा इक्वेटर पे रिकॉर्ड होता है। सेकेंड, द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशनिक डेप्थ। जैसे जैसे ओशन की डेप्थ बढ़ती जाती है जो टेम्परेचर है ओशन का वो डिक्रीज करता जाता है। थर्ड, द ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर्स देन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो हाईएस्ट सर्फ, तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, दी हाईएस्ट सरफेस ओशनिक टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। देखो इक्वेटर पे क्या होता है ना, पानी गर्म होता है, ये मान लो इक्वेटर है, यहाँ पे सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, तो यहाँ पे का जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ से जो है वो इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत जल्दी बारिश हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी बारिश हो जाती है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वाटर का इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि गर्म हो जाता है फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है फिर ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्म होता है बारिश हो जाती है, गर्म हो जाता है बारिश हो जाती है। जो हाईएस्ट सरफेस ओशियनिक टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब जाते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट पे। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट विद इंक्रीजिंग ओशनिक डेप्थ, कि जैसे जैसे ओशन की डेप्थ बढ़ती है टेम्परेचर नहीं, देखो यूनिफॉर्म रेट से नहीं डिक्रीज करता है। यूनिफॉर्म रेट से क्यों नहीं डिक्रीज करता है? क्योंकि ओशन में भी कई सारी लेयर्स में ओशन डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट लेयर मान लो जिसको हम टॉप लेयर बोलते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आ जाती है हमारी सेकंड लेयर जिसको हम थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं, उस थर्मोक्लाइन में क्या हो जाता है, रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, ठीक है, रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, ठीक है। और फिर आ जाती है हमारी थर्ड लेयर तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है। तो कोई यूनिफॉर्म चेंज नहीं होता, ठीक है। थर्ड है द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये भी बिल्कुल सही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ओशंस हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर फील करते हैं एज कम्पेयर टू साउदर्न। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है वो ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, तो जो वो हीट होती है वो भी वाटर से ज़्यादा जल्दी हीट होती है। ज़्यादा हीट होती है तो वहाँ का जो ओशंस है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ का वो ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट हमारी कौन सी है? ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के बीच में जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो है हमारा 30 डिग्री। यस, ये तो सबको पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल जो हमारा एक्सटेंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के बारे में ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में वो कितना है हमारा अप्रोक्स 30 डिग्री है, ठीक है। सेकंड है द नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन इट्स ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। जो हमारा इसने बोला कि जो नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो हमारा इससे ईस्ट वेस्ट
लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट से हमारा ज़्यादा है, मतलब ये वाला ज़्यादा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसकी जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर की है, और जो ये वाली, और अगर हम इस वाले की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है। तो ये वाला तो कंटेंट ज़्यादा ही हो गया ना, नॉर्थ साउथ वाला जो डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। क्या आ गया आपको ये समझ में? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। हमें ओशन करंट्स के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो हमें बतानी है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, 57 का बताना है ओशन करंट्स के बारे में। फर्स्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द मिडल लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय कोल्ड करंट्स लीडिंग टू एन एरिड क्लाइमेट। वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन मिडल लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय कोल्ड करंट्स लीडिंग टू, देखो इसमें क्या है, मैं एक बार आपको डायग्राम बता देती हूँ। एक होता है ट्रॉपिक्स, एक होता है सब ट्रॉपिक्स, एक होता है मिडल लैटिट्यूड्स, एक होता है हाई लैटिट्यूड्स। इन दोनों का लगभग सेम रहता है और इन दोनों का लगभग सेम रहता है। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स के ईस्ट कोस्ट पे होते हैं वार्म करंट्स और इस पे होते हैं कोल्ड करंट्स, और हाई और मिडल लैटिट्यूड्स में वेस्ट कोस्ट पे होते हैं वार्म करंट्स। ठीक है, क्या होते हैं वार्म करंट्स। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें बोल क्या रखी है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ये रहा हमारा। इन द मिडल लैटिट्यूड्स, मिडल लैटिट्यूड्स में देख लेते हैं, आर बॉर्डर्ड बाय कोल्ड करंट्स, जो ये हैं ये कोल्ड करंट से नहीं, अभी बताया कि ये जो बॉर्डर्ड है किससे, वार्म करंट से बॉर्डर्ड है। ठीक है, तो ये किससे बॉर्डर्ड है, वार्म करंट से वो बॉर्डर्ड है। ठीक है, इसमें जो है ना क्या हो जाता है, कोल्ड समर्स होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, याद रखना, यहाँ पे क्या होती है, कोल्ड समर्स होती हैं एंड माइल्ड विंटर्स होती हैं, माइल्ड विंटर्स होती हैं। ठीक है, सेकंड है, द कोरियोलिस फोर्स कॉजेज द वाटर टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट टू द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल सही है, अभी 2 मिनट पहले ही एक क्वेश्चन में मैंने ये स्टेटमेंट भी बोली भी, अभी लास्ट लेक्चर में तो बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो 57 का जो आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है बी। इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है रॉन्ग है। ठीक है, तो 57 हो गया हमारा बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियन गैस एक्सचेंज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल गैस एक्सचेंज के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। यस, ये पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट विल फैसिलिटेट मार्केट ड्रिवन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गैस इन इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, ये जो है किसको फैसिलिटेट करवाता है, मार्केट ड्रिवन प्राइस को। ठीक है, मार्केट ड्रिवन प्राइस को। थर्ड, इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। देखो ये इसको इनकॉर्पोरेट कौन करवाता है, ये NCDE नहीं करवाता है इसको इनकॉर्पोरेट, इसको करवाता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज को कौन करवाता है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसको इनकॉर्पोरेट करवाता है। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है वो रॉन्ग हो जाती है और हमारी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो और ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है ये। ठीक है, और याद रखना कि ये जो है ये ट्रेड जो ये इसने बोला ना कि मार्केट ड्रिवन प्राइस, ये मार्केट ड्रिवन जो ये वो करता है ना, ट्रेड करता है, ये स्पॉट मार्केट में भी करता है और फॉरवर्ड मार्केट में भी करता है। स्पॉट एज वेल एज फॉरवर्ड मार्केट दोनों में ये ट्रेड करता है, फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट दोनों में करता है। और मेनली 3 हब्स हैं इसके, अक्रॉस 3 हब्स, मेनली इसके 3 हब्स हैं। कहाँ ही लिखूँ, 3 हब्स हैं। एक तो दाहेज, एक हजीरा, ये दोनों जो गुजरात में है। ठीक है, और एक है काकीनाडा, एक है काकीनाडा। ठीक है, ये है आंध्रा में। तो ये 3 जगह मेनली वो करता है, अक्रॉस 3 हब्स ये मार्केटिंग या ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। द बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन, ये 2 साल में मतलब 2 साल में एक बार रिलीज होती है। तो इसको करते हैं येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एक और है इसमें, ज्वाइंट रिसर्च सेंटर ऑफ यूरोपियन कमीशन, ज्वाइंट रिसर्च सेंटर ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, ये भी है इसमें। अगर हम इसमें बात करें इंडिया की रैंक की बात करें, तो अभी जो इंडिया की रैंक है वो है 168 आउट ऑफ 180। पहले कितनी थी, अगर 2018 की बात करें 177th रैंक। कितनी थी, 177th रैंक।
तो इसमें हमने इम्प्रूव तो किया ही है, ये तो आपने देख ही लिया होगा 2018 में कहाँ थे और अब हम 2020 में कहाँ गए, लेकिन कहाँ से कहाँ आए हैं, 180 में 177 रैंक, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इट वाज फर्स्ट, और पहले कब पब्लिश हुई थी ये, सबसे पहले बायनियल इन्वायरमेंटल रिपोर्ट 2002 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और अभी इसने किसने इसमें टॉप किया, डेनमार्क ने टॉप किया है। टॉप किसने किया, डेनमार्क ने टॉप किया है। और इंडिया अफगानिस्तान को छोड़ के सबसे पीछे है, मतलब ऑल साउथ एशियन जितने भी नेशंस हैं, इंडिया सबसे पीछे है, ओनली अफगानिस्तान को छोड़ के, ठीक है। देख ले तो हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। नोन टू बी द लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स, इसको रोलिंग माउंटेन्स की लैंड भी कहा जाता है। द रीजन इज अकम्पेन्ड बाई फॉर्मेशन ऑफ 4 लैंड बेसिन बनते हैं वहाँ पे, विच रन पैरेलल टू माउंटेन, जो माउंटेन के पैरेलल चलते हैं। दिस डिप्रेशन आर एकमलेटेड वास्टली विद सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स फॉर्मिंग एंड मोलासिस बेसिन, और ये क्या बनाते हैं, एक मोलासिस बेसिन भी बनाते हैं। तो उस इंडियन स्टेट को क्या बोलते हैं जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं। तो इसमें याद रखना, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन्स को बोला जाता है मिजोरम को, किसको बोला जाता है, मिजोरम को बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, लैंड ऑफ मोलासिस बेसिन भी बोला जाता है, रोलिंग माउंटेन भी बोला जाता है। इसमें 4 लैंड बेसिन है जो कि माउंटेन्स के पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट बनने के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इंटेंस हीटिंग इन कंटिनेंटल इंटीरियर ऑफ, देखो चाइना का आपको पता ही होगा, जैसे कि ये है कुछ, ठीक है, इधर से ऐसे अंदर, काफ़ी अंदर है, अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है, मतलब उसका कोस्टल एरिया भी काफ़ी है और अंदर कॉन्टिनेंटल एरिया भी काफ़ी है। फर्स्ट है इंटेंस हीटिंग इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर ऑफ एशिया इन समर, समर्स में क्या हो जाता है, जो कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। कैसा हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि गर्मियों में ऐसा हो जाता है। सेकंड है द स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द कोल्ड इंटीरियर्स ऑफ मंगोलिया एंड साइबेरिया एंड द वार्म पैसिफिक कोस्टलैंड इन विंटर्स, विंटर्स में क्या हो जाता है, ये जो इधर वाला एरिया ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ये इधर वाला एरिया अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो इधर वाला जो वाटर के साइड कोस्ट लाइन वाला एरिया है वो थोड़ा सा एज कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, कंपेरेटिवली गर्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, तो ऐसा भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो फीचर्स हैं ये चाइना टाइप क्लाइमेट के हैं, एक साइड कॉन्टिनेंटल इफेक्ट दिखाता है, एक साइड थोड़ा कोस्ट लाइन इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी, इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62 पे। एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो किसको बोलते हैं, रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ वेस्ट पैचेस, इसको बोलते हैं, किसको, जब हम एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ कुछ ट्री भी लगा लेते हैं सेम लैंड पे, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर भी करना और फॉरेस्ट को भी उगाना, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा डी ऑप्शन, इसका जो आंसर होता है वो हमारा डी है। जो सीधे रखा ये क्या है, रेजिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पजेज ऑन देयर फार्मलैंड, फार्मलैंड पे उगाना उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म आ गया ना इसमें, फार्म फॉरेस्ट्री। बी है रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड, पब्लिक और प्राइवेट लैंड पे ट्रीज को मैनेज करने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री में आते हैं ये। फर्स्ट है रेजिंग ट्रीज ऑन पब्लिक लैंड सच एज पास्चर्स, टेम्पल लैंड, रोड साइड, यहाँ पे अगर हम पेड़ लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अगर आपके पास आज के बाद ये चारों में से कोई भी वर्ड आएगा तो आप कर लोगे ये। फार्म फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। These are smooth oval shaped ridge like depositional features composed mainly of glacial till with some mass of gravel and sand, one end of them facing the glacier, एक एंड जो है वो ग्लेशियर को फेस कर रहा है जिसको स्टोस बोलते हैं, और जो इज ब्लंटर एंड स्टीपर देन द अदर एंड क्या है, टेल है। दे गिव एन इंडिकेशन, मेन इसकी बात क्या है, दे गिव एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन को बताते हैं ये कि ग्लेशियर की डायरेक्शन किस साइड में ग्लेशियर जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ठीक है, कौन सा इसमें, तो उसको बोलते हैं हम ड्रमलिन्स, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रमलिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो और मेन चार्ज क्या है, ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ये क्या है, मेन डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ठीक है, ड्रमनिल्स बोलते हैं, और ये मेन डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। मोरेन्स जो होते हैं ना, आपको पता होगा कि मोरेन्स भी सेम ही होते हैं, मोरेन्स भी सेम ही होते हैं, बट ये डू नॉट शो डायरेक्शन, ठीक है, ये डू नॉट शो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो नहीं करते, वैसे ड्रमलिन्स और मोरेन्स सेम ही होते हैं, ठीक है। और बस यही है। एस्कर्स क्या होते हैं, एस्कर्स भी ये डिपोजिशनल फीचर्स ही होते हैं, एस्कर्स भी डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन को नहीं बताती, ये लॉन्ग होते हैं, और जो विंडिंग रिज जो होता है इनका स्ट्रेटिफाइड होता है, और बहुत मतलब ग्रेवल और वेरी कोर्स मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि बोल्डर्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। सिरेटेड ऐसे ही होते हैं, आउटवॉश प्लेन्स जो होते हैं वो भी डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। सिरेटेड रिज जो होते हैं ये इरोजनल फीचर्स होते हैं ग्लेशियर के, किसके हैं, इरोजनल
फीचर्स होते हैं ग्लेशियर्स के, ठीक है। तो ये आपको आ गया समझ में, ठीक है। ये इरोजनल है, ये डिपोजिशनल है, लेकिन जो डायरेक्शन को बताते हैं। मोरेज ये भी डिपोजिशनल है, लेकिन ये डायरेक्शन को नहीं बताते हैं। एस्कर्स ये डिपोजिशनल है, ये तो अलग ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए वहाँ के हाईएस्ट पीक भी मतलब साउदर्न इंडिया की, जैसे कि अन्नामलाई हिल्स में अनाईमुड़ी है, नीलगिरी में दोदा बेटा है, इधर तो बहुत ही कम हाइट के हैं, जैसे कि महेंद्रगिरी वाली बहुत ही कम हाइट के हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो है कंपेरेटिवली हायर एलिवेशन में ईस्टर्न घाट्स, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो पता होगा ना आपको, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। सेकंड है दी वेस्टर्न घाट्स आर लेस कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स। देखो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लेस कंटिन्यूअस बोल रखे हैं ईस्टर्न घाट्स। देखो ईस्टर्न घाट्स से कितनी सारी रिवर्स पास होती हैं, क्रॉस करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी छोटी छोटी करती हैं, ठीक है। लेकिन इधर से बहुत कम, कोई आधी रिवर पास करती, कोई नहीं पास करती। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मोर कंटिन्यूअस है देन ईस्टर्न घाट्स। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 64 का सी, 64 का सी, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो एवरेज हाइट है इनकी वो नॉर्थ से साउथ इंक्रीज करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों है सही स्टेटमेंट? देखो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट्स की जो सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी कहाँ पे है? अन्नामलाई हिल्स में। और अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे हैं? केरला में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे जो है हाईएस्ट पीक आ रही है, तो इसका मतलब ऊपर कम होगी। देखो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारी एवरेज हाइट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो 64 का हो गया हमारा आंसर सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विद रेफरेंस टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक मिनट, सॉरी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बताना। देखो जैसे कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इधर वाला जो एरिया बच जाता है ये प्लेन्स का बच जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बताना है कि दे आर स्प्रेड आउट इन 5 स्टेट्स। तो ये 5 स्टेट्स में कहाँ कहाँ देख लेते हैं। देखो गुजरात हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक गोवा हो गया, एक कर्नाटका हो गया और केरला होगा। 5 स्टेट, ये 5 स्टेट्स में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सेकंड देख लेते हैं, दे आर ब्रॉडर इन मिडल एंड गेट नैरोअर टुवर्ड्स साउथ। एक चीज़ याद रखना, ये है जो इनकी विड्थ है ना, ये ऐसे है, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। सॉरी यार मैं क्या बना रही हूँ, फिर से बनाती हूँ। ये जैसे कि इंडिया है और ये हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये जो मिडल है या मान लो इसका, ये मिडल से तो पतला है, नैरो है, और ऊपर नॉर्थ और साउथ में ये थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। तो इसमें क्या बोल रखा है? दे आर ब्रॉडर इन मिडल। मिडल में ब्रॉडर नहीं, मिडल में तो क्या है? नैरो है। मिडल में क्या है? नैरो है, ठीक है। मिडल में नैरो है। फर्स्ट स्टेटमेंट से थर्ड देख लेते हैं। द मालाबार स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज बैकवाटर्स कॉल्ड कायल्स। उसको कायल्स बोलते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। मालाबार कोस्ट में, केरला के पास जो कोस्ट है उसको क्या बोलते हैं? कायल्स बोलते हैं, वहाँ के बैकवाटर्स को, ठीक है। वहाँ पे ये वहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। ये वहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो मेरे को एक एग्जांपल, मेरे को एक वो बताना कि करेवास कहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है? करेवास, ठीक है। करेवास कहाँ का है? और एक द्वार फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? पिछले वाले लेक्चर्स में ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसके बारे में बता दोगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये है के शेप्ड, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं ये के शेप्ड, बीच से नैरो, ऊपर से वाइड, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। रिसेंटली इंडिया वॉज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इलेक्टेड अलोंग विद इंडिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया फिर से नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, तो कौन कौन सी कंट्री उसके साथ जो है इलेक्ट हुई है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री? तो याद रखना IIMN, ये जो कंट्रीज हैं उसके साथ दोबारा इलेक्ट हुई हैं अभी, ठीक है। आयरलैंड, इंडिया, मैक्सिको और नॉर्वे, ठीक है। ये आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, कनाडा नहीं है। देखो IIMN लिखवा रखा है ना ट्रिक, तो सी नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो एक ही में नहीं है। तो आगे इसका आंसर सेकंड, ठीक है। अगर आपने एक और चीज़ें पढ़ी हो, एक और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड ही 4 मेंबर की बॉडी बनी है, उसको क्या बोलते हैं? G4। G4 में कौन कौन से आते हैं? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। ये क्यों बने हैं? फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन, फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए ये बने हैं। और इनके अगेंस्ट में कौन बना है? कॉफ़ी क्लब बना है, कॉफ़ी क्लब बना है। लास्ट कल जो करंट अफेयर्स का लेक्चर आया है उसमें हमने ये करवाया है, करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1 सितंबर का, उसमें ये हमने अच्छे से करवाया है। इसको शायद यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप भी बोलते हैं, कॉफ़ी क्लब को। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती है वो भी आपको उसमें अच्छे से बताया गया। अगर आपने नहीं जाके देखा है तो इसके बाद वो जाके देख लेना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल रेनफॉल वेरिएबिलिटी। देखो एनुअल रेनफॉल पे हमें नहीं ऑर्डर बताना है, हमें बताना है वेरिएबल, कितना चेंज वहाँ कितना होता है, कभी ज़्यादा कभी कम में चेंज कितना होता है, तो हमें बताना है। देखो राजस्थान में कभी तो बारिश हो जाती है, कभी बहुत ही कम होती है, ठीक है। कभी तो बहुत ही कम होती है, मतलब क्योंकि डेजर्ट रीजन है, कभी हो जाती है ज़्यादा। तो ज़्यादा वेरिएबल कहाँ पे है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेरिएबल होएगा, तो सेकंड ऑप्शन सबसे ज़्यादा वेरिएबल होएगा। तो
सबसे पहले तो अगर हमें एक का भी ज़्यादा पता है तो वो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे कम का भी पता है, सबसे कम कहाँ पे होगा, देखो वेस्टर्न घाट्स में लगभग बारिश होती रहती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है, हमेशा मतलब लगभग बारिश होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ओरोग्राफिक रेन भी होती है, कन्वेंशनल रेन भी होती है, ठीक है, इक्वेटोरियल थोड़ा सा रीजन भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम है, तो 1 में तो बहुत कम है। अगर आपको ये भी पता है और 2 भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 2, 3, 1, इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। रिवर वंशधारा के बारे में हमें बताना है, रिवर वंशधारा, ठीक है। इट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन ऋषिकुल्या एंड गोदावरी, ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बिल्कुल सही। द रिवर पासिस थ्रू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से पास होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ होती है, उड़ीसा में, ओरिजिनेट कहाँ होती है, उड़ीसा में, कहाँ पे, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है। बोडापल्ली राजगोपाला प्रोजेक्ट जो है वो इसी रिवर पे बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रोजेक्ट जो है ये वंशधारा रिवर पे बन रहा है, और इसी मतलब प्रोजेक्ट जो बन रहा है तो इसके कारण जो है आंध्रा और उड़ीसा में डिस्प्यूट हो गया है इसके ऊपर, रिवर डिस्प्यूट, तो इसी के लिए इस पे वो भी बनवाया है, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बना था, 2010 में ही बन गया था, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है इस रिवर पे। तो क्या आंसर हो गया इसका, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। विद रेफरेंस टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थीसिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थीसिस के बारे में हमें बताना है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थीसिस किसने दी थी, हेस ने दी थी, ठीक है। कॉन्स्टेंट इरप्शन एट द क्रस्ट ऑफ ओशनिक रिज क्रिएट्स न्यू प्लेट फॉर्मेशन। जब ये ओशनिक रिज है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो इरप्शन होते रहते हैं वो क्या करते हैं, न्यू प्लेट बनाते हैं, न्यू प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या स्टेटमेंट सही है, सही है, ठीक है। तो न्यू प्लेट की फॉर्मेशन तो करते ही है। सेकंड, इट इज वेरीफाइड बाय द एज ऑफ रॉक एज रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज आर ओल्डेस्ट। देखो ये मिड ओशनिक रिज है, यहाँ से मतलब मान लो इरप्शंस निकल रहे हैं और यहाँ पे गिर गया आते ही, तो यहाँ और फिर क्या हुआ, फिर दोबारा निकल के क्या होगा, ये वाला जो है आगे चला गया और नया आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यंगेस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा। दूर जितना जाता जाएगा उतना ओल्डेस्ट होता जाएगा, और पास जितना होगा उतना यंगेस्ट होगा। इसने बोल रखा है कि जो रॉक के जो पास है वो ओल्डेस्ट है, तो नहीं, वो तो यंगेस्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट हमारी सही हो जाती है। यही तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट है, वहाँ पे नई जो प्लेट बनती है, नई हमारी सी फ्लोर बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट्स हैव शेप्ड द प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, रिवर जो ईस्ट फ्लो करती हैं, वेस्ट फ्लो करती हैं, जैसे भी करती हैं, वो क्यों करती हैं, वो उसका रीजन क्या क्या है, क्या ये सब है, देख लेते हैं। फर्स्ट, द सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, सॉरी, जो हमारा पेनिनसुला है उसका जो वेस्टर्न साइड है वो सबमर्ज हो रखा है, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा। सबमर्ज्ड, हमारा जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो सबमर्ज्ड है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है, अप हेवंस ऑफ हिमालय उठ गए हैं, जिसके कारण हमारी बहुत सारी, जैसे कि वो होगी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और भी बहुत सारी बिहार में जो रिवर्स आती हैं सारी आते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए तो जो हमारी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है वो ऐसे, जो हमारा जो मेन जो है ऐसे सा है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमें बतानी है कि एक्सोजेनिक प्रोसेस का आउटकम कौन सा है। एक्सोजेनिक प्रोसेस मतलब जो बाहरी होती है, अर्थ के अंदर नहीं होती, तो देख लेते हैं। सबसे पहले डिनोडेड हिल्स, डिनोडेड हिल्स मतलब हिल्स का मतलब वो हो जाना, घिसना क्या, बाहर से ही होगा, अंदर से तो होगा नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट तो सही है, देख लेते हैं फर्स्ट में भी। सेकंड, अर्थक्वेक क्या होते हैं, बाहर से होते हैं कि अंदर से होते हैं, अर्थक्वेक अंदर के अंदर होते हैं, अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कटेगी, ये भी कटेगी, तो आंसर क्या आ गया, सी। आंसर क्या आ गया, कितना आसान है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम, केवल एलिमिनेशन मेथड से हमारा हो जाता है, किससे हो जाता है हमारा, एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ठीक है। ये जो फोर्थ है ये भी क्या है, वो वाली प्रोसेस है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है। और जो फोल्ड माउंटेन्स है किसके कारण बनते हैं, अंदर वाली प्रोसेस से, जब वो जो दो प्लेट्स की कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री पे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, सॉरी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रेड एंड येलो सोइल्स आर वाइडली प्रिवेलेंट इन डेक्कन प्लेट्यू, विद रेफरेंस टू दीज सोइल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड एंड येलो सोइल के बारे में जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो हमें उनके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। दीज डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जो ये हैं डेवलप होती हैं क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल के एरिया में ये डेवलप होती है, बिल्कुल सही बात है, वहीं पे डेवलप होती हैं। सेकंड, जो इनका रेडिश कलर होता है वो आयरन के कारण होता है, एक बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वाली सीरीज में, तो अब जाके देख लो उसको, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये रेड एंड येलो सोइल का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, आयरन के डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। आपको पता होगा सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप,
फिर आता है डीप सी प्लेन, फिर आता है ओशनिक डीप, ठीक है, ओशनिक डीप। आप देख लेते हैं, इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ ओशन, बिल्कुल सही बात है, ये शैलोएस्ट पार्ट है ओशन का। सेकंड, द विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स वेरी फ्रॉम वन ओशन, तो बिल्कुल ये सेम नहीं होती है, मतलब किसी ओशन में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है। थर्ड, रिचर फिशिंग ग्राउंड्स आर लोकेटेड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैंकटन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये इसमें ऑल स्टेटमेंट जो हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में होती हैं वो ठीक हो जाती, मतलब सही हो जाती हैं। जैसे कि ये मान ले हमारे पे ये मान लो कि हमारी लैंड है, ठीक है, यहाँ से जो ये हो गया ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, थोड़ा थोड़ा सा जो होता है, और फिर आ जाता है हमारा स्लोप, फिर होता है हमारा डीप, और फिर होते हैं ओशन ट्रेंचेस आ जाते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन के बारे में हमें बताना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। स्नो इज फॉर्म्ड व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको पता ही होगा। एंड मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, हेल स्टॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन रेन वाटर पासिस थ्रू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ कोल्डर लेयर्स एंड फॉर्म्स सेवरल कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आइस। हेल स्टॉर्म भी तभी बनता है, तो इसकी दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका इसमें दे रखा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अटलांटिक ओशन करंट्स, हमें अटलांटिक ओशन करंट्स बताने हैं। सबसे पहले बेंगुएला, आपको पता ही होगा अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे बेंगुएला करंट फ्लो करता है, तो बिल्कुल सही है, बेंगुएला तो अटलांटिक में ही है। कैनरी करंट जो है अफ्रीका के यहाँ पे है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, उसमें ही अटलांटिक में ही है। अलास्का तो आपको पता है अलास्का कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है, तो थर्ड तो वैसे ही नहीं है, ठीक है, और फर्स्ट है ये हमारा, तो आंसर सीधा आ गया हमारा डायरेक्ट, ठीक है। और तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है कोई है कि नहीं है। लेब्राडोर भी जैसे कि आपको पता है ही, फोर्थ नहीं है, हम बोल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। The rise and fall of tides play an important role in natural world and can have a marked impact on maritime related activities. In this context, the tides क्या क्या करते हैं, tides का क्या क्या काम है, तो देख लो। हेल्प इन रिमूविंग पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम estuary, बिल्कुल सही, अगर टाइड्स आते हैं तो पूरे पोल्यूटेड वाटर को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेकंड, इनेबल शिप्स टू अराइव एट हार्बर इन शैलो वाटर सेफली, बिल्कुल, अगर शैलो वाटर है और टाइड्स आ जाते हैं तो एकदम से शिप को ले आएंगे टाइड्स उस पे हार्बर पे। थर्ड, कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यस, टाइडल एनर्जी के बारे में आपने सुना ही होगा। फोर्थ है हेल्प इन फिशिंग, यस, फिशिंग में भी हेल्प करते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो 76 का जो हमारा आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है, सारी स्टेटमेंट इसमें सही, टाइड सारे काम कर सकते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। डेब्रिस एवलांचे एंड लैंडस्लाइड अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन हिमालयस बिकॉज हिमालयस में जो डेब्रिस एवलांचे हैं वो बहुत ही जल्दी होते हैं, क्यों होते हैं। फर्स्ट, दे आर टेक्टोनिकली एक्टिव, बिल्कुल टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं हिमालयस, ठीक है, दे आर, क्योंकि अभी भी बन ही रहे हैं, ठीक है, अभी भी बन रही हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव है। सेकंड, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट, बिल्कुल, इसलिए इसमें लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती हैं। थर्ड, दे रिसीव हैवी रेनफॉल और शॉर्ट पीरियड, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये जो है बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव कर लेते हैं, सो इसलिए वहाँ पे रॉकफॉल हो जाता है, क्वाइट फ्रीक्वेंटली क्या हो जाता है, रॉकफॉल, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारी सही हैं हिमालयस के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल, हमें ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। ब्लैक सॉइल, ठीक है, इट इज वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स, क्या आपको लग रहा है कि ब्लैक सॉइल जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में मेनली कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल्स, जो कि हमारी रिवर्स लाती हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में तो वाइड स्प्रेड नहीं है, ठीक है। सेकंड, इट इज जनरली क्लेई डीप एंड इम्परमेबल, ये तो है, इम्परमेबल भी है, डीप भी है, क्लेई है, जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड है, इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी। क्या आपको चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 पे, कंसिडर द फॉलोइंग, रिफ्ट वैली लेक, टान लेक, कैटल लेक्स, कौन से लेक ग्लेशिएशन से बने हैं। तो इसमें मैं ना कुछ लेक्स के नोट्स ही बनवा देती हूँ कि कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेक्स हैं। देखो, लेक्स किस किस कारण से बनते हैं, सबसे पहले जो अर्थ मूवमेंट के कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं, जो अर्थ मूवमेंट के कारण बनते हैं। अर्थ मूवमेंट के कारण कौन कौन से बनते हैं, टेक्टोनिक लेक्स और रिफ्ट वैली लेक्स, ठीक है। सेकंड, लेक्स जो कि हमारे बनते हैं ग्लेशिएशन से, बहुत सारे लेक्स हैं, जैसे कि सिर्क लेक, इनको टान्स भी बोलते हैं, कैटल लेक्स, ठीक है, और कुछ होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से कौन कौन से बनते हैं, क्रेटर और काल्डेरा लेक, ठीक है। कुछ होते हैं जो इरोजन से बनते हैं, जैसे कि कार्स्ट लेक और विंड डिफ्लेटेड लेक। कुछ मैनमेड होते हैं और कुछ इसके बाद कुछ मैनमेड होते हैं
कुछ मैनमेड होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, कुछ डिपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कौन कौन से लेक होते हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे लेक्स होते हैं, ये आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से लेक्स होते हैं और कौन कौन से ग्लेशिएशन से बनते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा इसमें ग्लेशिएशन से बना है। सबसे पहले रिफ्ट वैली लेक, क्या ग्लेशिएशन से बना है? रिफ्ट वैली लेक नहीं। टान लेक बना है, यस। कटर लेक बना है, यस। तो इसका आंसर हो जाता है बी। कौन कौन से बने हैं ग्लेशिएशन से? जो हमारे टान लेक और कटर लेक है। तो आप इन चीज़ों को याद रखना कि कौन कौन से लेक कौन कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स? नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स को कंप्लीट रिवर्सल कौन कर देता है? देखो, इंडिया का कंप्लीट रिवर्सल क्या ही होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण नहीं, कोरियोलिस फोर्स तो उसी साइड लगेगी। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन नहीं। मूवमेंट ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करने, वो भी उसी उसमें मूव करता है। डी हो गया मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स का जो है कंप्लीट रिवर्सल होता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, तो इसीलिए हमारे जो करंट्स है वहाँ का भी कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन? डायरेक्ट बताना है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। कौन सा हमें डायरेक्ट बता रहा है? देख लेते हैं फर्स्ट, रॉक फ्रॉम माइनिंग एरिया। देखो, अगर हम माइनिंग करते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि अर्थ जितनी नीचे जाती जाती गर्म होती जाती है, या फिर उसकी कितनी लेयर्स हैं, क्या है। तो बिल्कुल सही, जो रॉक जो माइनिंग से है वो क्या है? ये तीनों में से एक हो सकता है, ये तो नहीं है, ठीक है। सेकंड है मिट्योर। मिट्योर गिर गया, मान लो, ये तो आसमान से उल्क पिंडा जो भी हिंदी में बोलते हैं उनको, ठीक है, मिट्योर उसको बोलते हैं। मान ले गिर गई, तो वो डायरेक्ट सोर्स थोड़ी ना, वो अर्थ से थोड़ी ना निकली है, तो अर्थ से नहीं निकली तो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारा वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, सेकंड डायरेक्ट सोर्स नहीं है। तो जो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है वो जाता है सी। आगे समझ में? सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी अंदर वाली है तो इसे डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। वोल्केनिक से डायरेक्ट वोल्केनो बाहर निकलेंगे, गर्मी बाहर निकलेगी, हमें पता चलेगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कि मेंटल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कौन सा जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है वो नर्मदा और तापी रिवर वैली के बीच में स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सा लोकेटेड है। कौन सा लोकेटेड है? पंचमढ़ी। कौन सा लोकेटेड है? पंचमढ़ी। जो पंचमढ़ी है वो नर्मदा और तापी के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे है? एमपी में। ये तो आपको पता ही होगा कि ये एमपी में। 3 सेंचुरीज भी हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कितनी सेंचुरीज है? 3। कौन सी? एक है बोरी सेंचुरी, एक है बोरी सेंचुरी, एक है पंचमढ़ी सेंचुरी, एक है पंचमढ़ी सेंचुरी, और एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और अचानक हमारा अमरकंटक, ये भी कहाँ पे है? एमपी में ही है, ठीक है। और क्या है? अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में है। नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे भी 3 मैक्सिमम 3 ही हैं। एक है यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक यहाँ पे हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी है? कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारे हैं इसमें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सैलिनिटी इन ओशन? ओशंस की सैलिनिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं? सैलिनिटी इन इक्वेटोरियल वाटर इज हायर देन एवरेज ओशन वाटर सैलिनिटी। जो इक्वेटोरियल वाटर सैलिनिटी अभी बताया था, वहाँ का टेम्परेचर भी कम होता है नॉर्मल से, ट्रॉपिकल से, और वहाँ की सैलिनिटी भी कम होती है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, हाई नहीं होती है। सेकंड, इन दी जोन ऑफ हेलोक्लाइन सैलिनिटी रैपिडली डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज डेप्थ। सैलिनिटी बढ़ती है, ठीक है, घटती नहीं है। सी, जो सोडियम क्लोराइड कंस्टिट्यूट मोर देन 75% ऑफ डिजोल्व मिनरल वाटर इन दी ओशंस। बिल्कुल सही बात है, वहाँ सोडियम जो क्लोराइड है वो डिजोल्व मिनरल वाटर का ओशंस में 75% से ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है। डी क्या है? अरेबियन सी लोअर सैलिनिटी, नो हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। 84 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अकरेंस ऑफ अल नीनो? अल नीनो के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं होने के? अल नीनो से क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, डिस्टोर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। बिल्कुल, इक्वेटोरियल जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो डिस्टोर्ट हो सकता है, हो सकने की बात है, ठीक है। सेकंड, डिले इन ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर सब कॉन्टिनेंट्स, ये भी डिले कर सकता है। थर्ड, रिडक्शन इन नंबर ऑफ फिश इन सी अलोंग पेरुवियन कोस्ट। अगर वहाँ पे वार्म हो गया, अगर वहाँ पे वार्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? फिशेस का जो अमाउंट हो जाता है वो कम हो जाता है। तो सारी स्टेटमेंट सही। एल नीनो तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब इन द सेंस ये तीनों स्टेटमेंट कर सकते हैं। 85 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बुश वेल्ड्स लैंडस्केप? बुश वेल्ड्स लैंडस्केप किसको बोलते हैं? तो जो आपको पता ही होगा, बुश वेल्ड सवाना टाइप ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? बुश वेल्ड लैंडस्केप बोलते हैं। इसको पार्क लैंड भी बोलते हैं, इसको पार्क लैंड भी बोलते हैं, इसको बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं, बिग गेम कंट्री भी बोलती है। ये तीनों नाम जो हैं इसी के हैं, ठीक है। सवाना पता ही होगा आपको, सवाना का कैसा कैसा वो होता है। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं। पहले वाले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बड़े अच्छे से उसमें करवाया हुआ है। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं। और ये सूडान टाइप क्लाइमेट होता है, सूडान टाइप क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं,
ठीक है। और क्या है, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशनल वो है। तो आगे समझ में ये सारी चीज़ें। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नाइदर रेटिफाइड नॉर साइन द आर्म्स ट्रेड ट्रेडी। आर्म ट्रेड ट्रेडी किस किसने साइन नहीं की है, तो किस किसने साइन नहीं किया आर्म्स ट्रेड ट्रेडी। देखो इंडिया, नॉर्थ कोरिया ने तो कोई भी साइन नहीं किया, ठीक है ना। लगभग नॉर्थ कोरिया का नाम आ जाए तो उसने कोई साइन नहीं किया, और एक ही में उसका नाम है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, 5 में, तो सीधा ही आंसर आ जाता है वैसे भी तो। लेकिन याद रखना इंडिया और चाइना ने भी आर्म्स ट्रेड ट्रेडी साइन नहीं किए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया और चाइना ने भी आर्म्स ट्रेड जो ट्रीटी है वो साइन नहीं किए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। विद रेफरेंस टू टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हमें बात करनी है। कौन सी स्टेटमेंट। फर्स्ट, द प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर देन सेकेंडरी वेव्स। ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी वेव्स ऑल मीडियम से पास कर सकती हैं, सेकेंडरी वेव्स ओनली सॉलिड से पास करती हैं, इसलिए लेट हो जाती हैं, इसलिए ये लेट हो जाती है, सबसे पास करती हैं वो पास हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। नहीं, देखो याद रखना, एस से सेकेंडरी वेव, एस से सॉलिड, सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड से पास कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सॉलिड से कौन पास करती है, केवल सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो जो 87 का जो आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ए। 87 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रिवर यमुना। रिवर यमुना के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। क्या ये रिवर गंगा की वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी? बिल्कुल सही, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। इट हैज सोर्स ऑन वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ रेंज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के बंदरपूछ रेंज से वेस्टर्न फ्लैंक से आती है यमुना और ईस्टर्न फ्लैंक से आती है गंगा। तो ये तो अब मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी सीरीज में बताया हुआ है। थर्ड, इट पासिस थ्रू 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 4 स्टेट से ये पास करती है, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ठीक है, इन सब स्टेट से ये पास करती है। तो इसकी जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। और ये गंगा से कहाँ पे जाके मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, अब तो इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, वहाँ पे जाके मिलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि वेस्टर्न स्लोप पे है बंदरपूछ रेंज की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 89 पे। दीज आर डोम शेप्ड ग्रेनाइटिक बॉडीज फॉर्म्ड फ्रॉम द कोल्डेड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। ये जो हैं डोम शेप्ड बॉडीज़ हैं, एसिड शेप्ड बॉडीज़ हैं जो कि बनती हैं कोल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा से, ठीक है। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर डिनुडेशनल प्रोसेस रिमूव द ओवरलेइंग लेयर। तभी दिखती हैं जब ऊपर से डिनुडेशन हो जाता है। दे कवर लार्ज एरियाज एट टाइम्स एज्यूम डेप्थ में भी सेवरल किलोमीटर, कई किलोमीटर तक भी नीचे हो सकती है। तो हमें बताना है कि ये कौन सी हैं, ठीक है, ये कौन सी हैं। तो इनको हम बोलते हैं, तो ऐसी वाली बॉडीज़ को हम बोलते हैं क्या? बैथोलिथ। क्या बोलते हैं इनको हम? बैथोलिथ। क्या बोलते हैं इनको हम? बैथोलिथ। अगर आपको जैसे कि एक होता है लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? अगर हम बताएं कि लेपोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ ऐसी वाली बॉडी होती है, डोम शेप नहीं होती है, सोसर शेप होती है, ऐसी, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है, ये क्या होती है? लेपोलिथ, ठीक है, लैप टाइप, मान ली गोदी सी बना ली हमने, ठीक है, लैप लाइक, ठीक है, ये होगी लेपोलिथ, ठीक है, सोसर शेप्ड। एक होती है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होती है? फेकोलिथ होती है ऐसी, फेको, एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे जाएगी, ऐसे, ये होती है फेकोलिथ, ये होती है फेकोलिथ टाइप, ठीक है, अलग अलग उस शेप की होती है। ये वेवी शेप होती है इसकी, क्या होती है इसकी? वेवी शेप होती है। इसकी क्या होती है? सोशर शेप होती है। डाइक्स क्या होती है? डाइक्स क्या होती हैं? ये तो डायरेक्ट ऐसे होती है ना, बाहर निकली हुई, डाइक्स इसको बोलते हैं। एक होती है इसी में, एक होती है लेकोलिथ, एक होती है इसमें लेकोलिथ। लेकोलिथ होती हैं बैथोलिथ प्लस उसमें एक इंटरनल सोर्स होता है जिससे वो बाहर निकलती रहती है, ये सोर्स भी होता है उसमें अंदर, ठीक है। लेकोलिथ और बैथोलिथ में बस यही फर्क होता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ये तो मैंने इसके डायग्राम बना के इनको दिखा दिया है। कुछ होते हैं सील्स, सील्स भी आपने सुना होगा, ठीक है, सील्स भी होते हैं शीट्स की फॉर्म में, सील्स, शीट्स, ठीक है, ये भी होते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो NCERT पेज नंबर 28 निकाल के पढ़ लेना। NCERT पेज नंबर 28 जाके पक्के से पढ़ने हैं। फंडामेंटल जो है फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक क्लास 11th की जो बुक है उसको अच्छे से जाके पेज नंबर 28 पे पढ़ लेना, ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हिमालयस। हिमालयस के कंटेक्स्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है। फर्स्ट दे आर टेक्टोनिक ओरिजिन, अभी बताया था टेक्टोनिक ओरिजिन है। दे आर वर्ल्ड्स यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, बिल्कुल ये फोल्ड माउंटेन है और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। थर्ड है देयर इज नो वोल्केनिक एक्टिविटी इन दी हिमालयन रीजन। ये क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है, वहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। 90 का आंसर हो जाता है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। सासेर कांगरी कहाँ पे होती है? लद्दाख में, याद रखना। लाले आने कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चांग चेमो कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। ये भी कहाँ पे है? चांग चेमो भी लद्दाख में है। तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट सही है? बी एंड सी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। सासेर कांगड़ी हिमाचल में नहीं है, लग रहा है कांगड़ी हिमाचल में, लेकिन नहीं है, सासेर कांगड़ी लद्दाख में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है,
ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए वहाँ पे जगह के नाम पे भी बहुत ज़्यादा हिल्स के नाम है, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फर्स्ट, द मेंबरशिप ऑफ AIIB इज लिमिटेड टू एशियन कंट्रीज ओनली। इसकी जो मेंबरशिप है वो केवल और केवल एशियन कंट्रीज के लिए ही वो है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि केवल ओनली वाली लगभग स्टेटमेंट यूपीएससी में 90% रॉन्ग होती है। सेकंड, इट फाइनेंसिस प्रोजेक्ट विद एशिया ओनली। नहीं, इसका अभी जो इसने एक प्रोजेक्ट फाइनेंस किया है वो अफ्रीका में किया है, तो ये केवल और केवल एशिया में ही प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करती। तो फर्स्ट भी रॉन्ग होगी, सेकंड भी रॉन्ग होगी, तो एक ही स्टेटमेंट बच गई कि इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? बीजिंग में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। विंटर मानसून डू नॉट कोज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज विंटर मानसून जो है वो इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में बारिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है विंटर मानसून? फर्स्ट, दे डू नॉट एडिक्वेट ह्यूमिडिटी टू कोज रेनफॉल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि उनके पास से एडिक्वेट ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है बारिश करने की। सेकेंड, अगर सर्दियों में क्या हो जाता है? एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो जाता है लैंड पे, जिससे कि रेनफॉल की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड। ईस्टर्न कोस्ट पे हम इसको ट्रॉपिकल लैंड के ईस्टर्न कोस्ट पे इसको हम फील करते हैं। रिसीविंग स्टेडी रेनफॉल फ्रॉम द ट्रेड विंड से स्टेडी रेनफॉल होता है ऑल द टाइम्स, हर टाइम पे। द रेनफॉल ओरोग्राफी भी हो सकता है, कन्वेंशनल भी हो सकता है, और कोई मंथ ऐसा नहीं जाता जब वहाँ पे बारिश नहीं होती। कोई भी मंथ ऐसा नहीं जाता जहाँ पे देखो मानसून में क्या होता है? सीजनल बारिश होती है। सूडान में वो होते हैं, सूडान टाइप क्लाइमेट में क्या होता है? डेफिनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स होते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल जो मैरीन क्लाइमेट है वहाँ पे क्या होता है? ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल वहाँ पे कोई भी मंथ एनी रेनफॉल के बिना नहीं जाता। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में तो उसमें भी होता है, लेकिन वहाँ पे जो मेनली बारिश होती है वो कन्वेक्शनल होती है। ठीक है, कन्वेक्शनल बारिश होती है यहाँ पे मेनली, ओरोग्राफिक कम होती है इक्वेटोरियल में। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। मानसून में सीजन वाइज होती है, सूडान में डेफिनेट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं, और इक्वेटोरियल में मेनली कन्वेक्शनल होती है, ओरोग्राफिक कम होती है। तो ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। ऑल पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट, कुछ साउथ वेस्ट से करते हैं और कुछ नॉर्थ ईस्ट से करते हैं। तो ऑल पार्ट्स का जो स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट है, सेकंड है, नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस ए हाई डेली एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन साउदर्न इंडिया। बिल्कुल सही, साउदर्न इंडिया में जो लगभग जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर की वो सेम ही रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 20 to 30 डिग्री वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा एनुअल रेंज होती है टेम्परेचर की देन साउदर्न इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा बी। 95 का आंसर हो जाता है बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। डेजर्ट वर्सेस कंट्री, कौन सा डेजर्ट कौन सी कंट्रीज में? देख लेते हैं। पेटागोनिया डेजर्ट क्या सऊदी अरेबिया में है? नहीं, हमारा जो पेटागोनिया डेजर्ट है वो सऊदी अरेबिया में नहीं है। तो कहाँ है? तो जो हमारा पेटागोनिया डेजर्ट है वो है हमारा अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। सेकेंड है मुजावे डेजर्ट। मुजावे डेजर्ट कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। मुजावे डेजर्ट कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। तो सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट सही है। गिब्सन डेजर्ट हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये टर्की में नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो थर्ड इसका आंसर हो गया सी। 96 का आंसर आ गया सी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो हमारा जो 97 क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द बिलो पैसेज। जो कौन सी प्रोसेस है जो ये रॉक फॉर्मेशन में का नाम है, रॉक फॉर्मेशन के कौन सी प्रोसेस का नाम है जो इसमें डिस्क्राइब की गई है? देख लेते हैं। व्हेन द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया एक्सपोज टू डिनुडेशनल एजेंट, जब भी कोई अर्थ सरफेस एरिया की रॉक डिनुडेशनल एजेंट से एक्सपोज होती है तो वो पहले तो ब्रोक होती है। मान लीजिए रॉक है, सबसे पहले ये ब्रोक होगी वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंट्स में, और ये जो फ्रेगमेंट है ये डिफरेंट एक्सोजिनस एजेंसी के द्वारा कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, दीज डिपॉजिट थ्रू कॉम्पैक्शन, फिर ये बाद में क्या हो जाते हैं? यही डिपॉजिट अलग अलग जो है ये आपस में जुड़ जाते हैं कॉम्पैक्शन के द्वारा और रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये पोरोसिटी डिस्ट्रक्शन, मतलब पोर्स जो उसके बीच में तो उसको खत्म कर देती है जब कॉम्पैक्ट होती है, एंड फर्मेंटेशन होती है इसकी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 क्या है? 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, कोको स्ट्रेट। ठीक है, कि कौन कौन से के बीच में कौन कौन सी है? सबसे पहले है कि जो ये हमारा 10 डिग्री चैनल है ये किस किस से पास होता है? तो आपको पता ही होगा 10 डिग्री चैनल तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, हमारे अंडमान आइलैंड को और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। अगर हम डंकन पैसेज की बात करें
तो जो ये है, जो हमारा ग्रेट अंडमान है और लिटिल अंडमान को जो सेपरेट करता है, किसको, ग्रेट अंडमान को और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। तो डंकन पैसेज का जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड देख लेते हैं, कोको स्टेट। कोको स्टेट जो हमारी नॉर्थ अंडमान आइलैंड को और जो हमारे म्यांमार के जो आइलैंड है कोको आइलैंड, उसको सेपरेट करती है। कोको स्टेट किसको सेपरेट करती है, निकोबार को और सुमात्रा को नहीं करती। हमारा जो जो ग्रेट जो ये है नॉर्थ अंडमान आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड है, और जो हमारी कोको आइलैंड है किसके, म्यांमार के, उनको सेपरेट करती है। ठीक है, तो कोको स्टेट वो होती है। तो ये जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग दे रखी है, तो केवल और केवल हमारी वन स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। रेसिडुअल माउंटेन्स, सबसे पहले हमें बताना रेसिडुअल माउंटेन्स जो कि रिजल्ट है इरोजन का, जो कि इरोजन से बने हुए हैं ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिवेटेड एरिया। एलिवेटेड एरिया पहले ही था, उसके ऊपर माउंटेन्स बने और फिर वो डिन्यूड हो गए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रेसिडुअल माउंटेन्स का जो एग्जांपल्स है वो अरावली आती हैं और हमारी जवादी हिल्स आती हैं। ठीक है, सतपुड़ा उसमें नहीं आती है। अगर हमारे रेसिडुअल माउंटेन्स की रेंजेस के मैं नाम बताऊं तो उसमें आता है नल्ला मल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, उसमें आता है अरावली हिल्स, उसमें आता है जवादी हिल्स, उसमें आता है वेलिकोंडा हिल्स, एक होता है पालकोंडा हिल्स। ठीक है, ये सारी रेंजेस उसमें आती हैं, सतपुड़ा उसमें नहीं आती। तो ये है सारी रेसिडुअल। इन माउंटेन्स को रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं। कौन से माउंटेन्स बोलते हैं, रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। ITCZ के बारे में हमें कुछ प्रोसेस बतानी है। इट इज़ ए लो प्रेशर जोन फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज इन ट्रॉपिक्स। क्या जो ITCZ है वो ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज को मिलकर बनता नहीं, केवल और केवल ट्रेड विंड से ही मिलकर बनता है, केवल और केवल ट्रेड विंड से ही मिलकर बनता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, वेस्टर्लीज उसमें नहीं होती है। सेकंड है इट्स ओसिलेशन कोज एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यस, ये जो है इसका जो ओसिलेट करता है ऊपर नीचे जहाँ भी जाता है तो इसमें रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है और जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो जैसा कि आपने देखा आज फिर से हमने अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने अपने आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम टोटल कितने क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, 400 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जो इस बार के प्री में। ठीक है, तो आप इसी तरह से हमारी सीरीज से बने रहिए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी हमारी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमसे बने रहिए। और बहुत ही जल्दी ज्योग्राफी खत्म हो गया, हम इन्वायरमेंट का सेक्शन शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो और पॉलिटिकल चल रहा है, इकोनॉमी का भी आप देख सकते हैं, और हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो कि चल रही है, अगर आपने नहीं देखी है, हम 50 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसा शायद ही मेरे को लग रहा है कोई भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा नहीं करा रहा है कि कोई 50 या 1 घंटे में टोटल 50 क्वेश्चन करा रहा हो। तो प्लीज़ हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। प्री बहुत ही नज़दीक है, सो बने रहिए।